कॉलेजेस के रीजनल डायरेक्टर भी हैं, तो आई थिंक आपको शायद ज़्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता होगी, अंदर की क्या बातें हैं वो पता होंगी। मैं आपसे कोई डिस्क्लोज नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या लग रहा है कि एग्जामिनेशंस में बच्चे किस तरह से परफॉर्म करेंगे, और पूरे साल जिनकी क्लासेस नहीं, स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उनके लिए आई थिंक चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। और स्पेशली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो कि अपनी डेसिटेशन सबमिट कर रहे हैं या उनके फाइनल एग्जामिनेशन से, क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल होंगे? उसमें कहूँगा जी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट वो होता है जिसने अपनी स्कूलिंग मुकम्मल की, नर्सरी प्रेप से किसी स्कूल में एडमिशन लिया, प्राइमरी मिडिल मैट्रिक लेवल मुकम्मल किया और फिर कॉलेज लेवल पे आए। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो बेचारे बड़े महरूम रहे कि अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर सके। बिल्कुल नहीं। इन चंद दिनों में आके बच्चे को तो ये नहीं पता चलता कि कॉलेज की टाइमिंग, टाइम टेबल, छुट्टी कब होनी है, कोई असाइनमेंट मिलनी है, कोई असेसमेंट हो रही है, कोई पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं। तो बच्चा इस सिस्टम में आ ही नहीं सका, वो इन चीज़ों से महरूम रहा। सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि हमें, जिस तरह जहांगीर ने बात की, प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो उनके नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड का फार्मूला बड़ा सिंपल सा रहा लास्ट ईयर कि जो वो एफएससी में जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होते हैं वो 30 नंबर होते हैं, 15 नंबर फर्स्ट ईयर के, 15 सेकेंड ईयर के। तो बोर्ड ने 15 नंबर तो सबको लास्ट ईयर दे दिए, ये सबको मिलेंगे। रिमेनिंग 15 में से थ्योरी में उनके जितने % नंबर आएंगे, मतलब थ्योरी में किसी के 70% नंबर आ गए पेपर में, तो 15 नंबरों का 70% उसे दे दिया गया, 80% है 80% दे दिया गया। तो बच्चों के प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर आ गए, और फिर बेस क्या है, 0। प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं उन्होंने, एक भी नहीं किया। बच्चों को इवन वर्नियर कैलिपर का पूछ लें, किसी और चीज़ का पूछ लें, उन्हें पता ही नहीं है। क्यों? ये बात एक खुली हकीकत है कि स्कूलों में प्रैक्टिकल उस तरह नहीं करवाए जाते जिस तरह कॉलेजेस में करवाए जाते हैं। अगली बात, एसओपीज़ की मैं बात करूंगा। ये हम काफ़ी महीनों से ये चिल्ला रहे हैं, ये शोर भी कर रहे हैं कि जनाब तालीमी इदारे ही वो जगह थी, चाहे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ थी, जहाँ प्रैक्टिकली इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट कोरोना के जो एसओपीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे थे, जेन्युइनली करवाए जा रहे, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। उन्हीं को बंद कर दिया गया। मैं आपको ये बात इस तरह भी समझाऊंगा कि पिछले 2-3 माह में देखें, जब थर्ड वेव आई तो बाज़ारों के, शॉपिंग मॉल्स के, शॉपिंग सेंटर्स के, हर जगह के एसओपीज़ डिफ़ाइन किए गए। रमज़ान आया, वो वर्किंग या बिजनेस आवर्स जो है वो कम कर दिए गए। रमज़ान के 8 जो आखिरी दिन थे, तमाम शॉपिंग सेंटर टोटली क्लोज कर दिए गए, और जैसे ईद ख़त्म हुई फिर एसओपीज़ रिवाइज किए गए और उन्हें खोल दिया गया। यानी कि हुकूमत की बड़ी गहरी नज़र है बाज़ारों पे, शॉपिंग मॉल्स पे, मार्केट्स पे, हर जगह पे। और किस पे नज़र नहीं है? तालीम पे, जो किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होती है, उस पे नज़र ही नहीं है। उस पे सिर्फ एक ही फार्मूला, इनको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यहाँ एक और बात बड़ी काबिले गौर है कि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी, और वैक्सीनेशन का आगाज कहाँ से किया? वो जनाब जो सीनियर सिटीजन है। अगर हुकूमत का ये ख्याल था कि बच्चों में अगर ये कोविड की मसाइल हैं, फैल रहा है तेजी से, तो स्टूडेंट से शुरू कर देते। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन से किया, रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दिया। यूसुफ साहब, आपने बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट जो है रेज किया है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स से क्यों शुरू नहीं किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जितना भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं की जाए। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत सारे गुफ्तगू की हमने कोविड के हवाले से, मसाइल के हवाले से, अब थोड़ा इनलाइटेड मूड के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताता चलूँ कि मेरे प्रिंसिपल भी रहे हैं कॉलेज के अंदर यूसुफ साहब, तो मुझे बड़ी हैरत होती है एक चीज देखते हुए। पहले कि आप पूछो ना, मैंने एक चीज पूछनी है। मैं असल में जो सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं एक बार पूछ लूं, उसके बाद आप जो पूछना चाहते हैं। सर, आपने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखा? आप तब भी ऐसे ही थे? मैं यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर गया, लेकिन आप अभी भी ऐसे ही। अपने आप को फिट कैसे रखा आपने? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरी दुआ है हनान, आप हमेशा ऐसे ही रहें, मुस्कुराते रहें, खूबसूरत, बड़े प्यारे हमारे बरखुरदार हैं। आज से 5-6 साल पीछे चले हैं तो मैं ऐसा नहीं था। काफ़ी वेट बढ़ चुका था, कुछ सेहत का ख्याल नहीं था, तो कुछ आप जैसे बड़े अच्छे बरखुरदार दोस्त मिल गए
उन्होंने गपशप में ये बात समझी मैंने उनसे कि सबसे अहम चीज़ जो है ना इंसान के लिए उसकी सेहत है, तो हमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर मैंने बाकायदगी से एक्सरसाइज का आगाज़ किया, कुछ 6 साल पीछे चले जाएं, अपनी डाइट शेड्यूल प्रॉपर बनाया। आपका पेट भी बड़ा रिड्यूस सर हो गया, आप तो बिल्कुल फ्लैट हो गए अपना। मैंने जी कोई 20 kg वेट रिड्यूस किया। माशाअल्लाह। और असल में लाइटर नोट पे बात हो रही है तो मैं कहूँगा वेट रिड्यूस करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, रिड्यूस करके मेंटेन करना वो बड़ा मुश्किल है। दिल करता है कुछ ऐसे ग़िज़ाएं खाएं, कोई जनाब कोई पार्टी हो रही है तो कुछ निहारियाँ चलें, कुछ हरीसे चलें एंड सो ऑन, तो उसको मेंटेन करना वो बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करते हैं कि डाइट शेड्यूल जो है उसको अच्छा करें, क्वालिटी लें उसमें और क्वांटिटी को इग्नोर कर दें और जरा एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। अब ये हनान ने अपना सवाल तो पूछ लिया। हाँ, हनान, फातिमा भी अब इजाजत है हाँ, कि मैं जनाब, पूछूं? जनाब। चलें जी, अब मैं पूछना चाहती हूँ, हनान एज अ स्टूडेंट किस तरह का हुआ करता था? ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछ लिया। ये बहुत मतलब मेरे दिमाग में तब से आ रहे जब से हनान ने मुझे बताया कि आप और इनकी कुछ फैमिली मेंबर्स को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। इसके बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी हमारा स्टूडेंट था। इनके वालिद साहब जो मैं कहूँगा मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है कि उन मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। वो एक अवामी लीडर भी हैं, वो एक लिखारी भी हैं, वो एक शायर भी हैं, वो एक दोस्त भी हैं, वो यारों के यार भी हैं। तो इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जब से हम फैसलाबाद आए, सुपीरियर कॉलेज बना, तो ये बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे। और वाकई एक चीज़ बस बताऊंगा, स्टूडेंट हमेशा कौन सा तरक्की करता हो जिसको दुआएं लगती हैं, वो ओबीडियंट स्टूडेंट होते हैं। सर ये आप कॉलेज में भी कहते थे। मैं वैसे एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन ओबीडियंस जो थी ना, जो इज्जत मैंने इनकी की, जो अपने टीचर्स की और उनसे एक किस्म का फैज़ ही मुझे मिला है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, वरना मैं इस काबिल नहीं था फातिमा। तो ये बात हमेशा सर कहते होते थे, तो मैंने इस चीज़ को माइंड में रखा था। ऐसा ही है। बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है हन्नान को अब जब मैं पुकारता हूँ डॉक्टर हन्नान, तो ये मेरी बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और ये बड़ा हन्नान ज़रूरी भी होता है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, ठीक है, एट द मोमेंट हमें लग रहा होता है कि नहीं नहीं ये हमें पता है, हमें ज़्यादा पता है, बच्चों को हमेशा ऐसे लगता है, लेकिन टीचर्स एट द एंड ऑफ द डे उनको हमेशा जो है वो ज़्यादा पता होता है। और बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है फातिमा जब आपके टीचर आपकी तारीफ करें और आपके सामने बैठ के। अच्छा हन्नान, क्योंकि आप ऑब्वियसली हन्नान के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो कोई वाकया आपको याद है जब हन्नान मतलब आपके साथ ये कॉलेज में थे और आप प्रिंसिपल थे वहाँ पे? वाकयात चूंकि काफ़ी गैप आ गया, लेकिन मुझे इतना पता है जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती थी तो इसके फादर जरूर आते थे, इनकी खिंचाई हुआ करती थी। अच्छा। मेरी खिंचाई बड़ी जबरदस्त तरीके से तब होती। फादर इनके इस हवाले से थोड़ा सख्त थे, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो वो आके मेरे ऑफिस में बैठना, गपशप होनी, फिर इनको बुलाया जाना, तो वो बड़े यादगार वो लम्हात थे। तो हन्नान शरारती था या सही था? नहीं, ये हन्नान, मैंने जैसे हन्नान ने भी कहा कि ये एक अच्छा स्टूडेंट था, ओबीडियंट था, लेकिन बड़ा एक्टिव स्टूडेंट था। एक्टिव कि कॉलेज में मैं एक्टिव स्टूडेंट उनको समझता हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। हन्नान उनमें से था। अच्छा, मतलब कि हन्नान टैलेंटेड तो है और बिल्कुल मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ फिर दीगर एक्टिविटीज़ के अंदर भी जब परफॉर्म करता है, जैसे प्रैक्टिकल्स होते थे, कुछ साइंटिफिक मॉडल्स तैयार करने होते थे, तो मेरी पार्टिसिपेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ड्रामेटिक्स के अंदर फिर जो कॉलेज की पार्टीज वगैरह होती हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस वगैरह देनी हो, तो मैं ड्रामेटिक्स में इस तरह की चीज़ों में काफ़ी। किसी दिन ना इस पे भी करना चाहिए डेफिनेटली डिटेल में, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ एजुकेशन और आपको बड़ा शेप करते हैं, बड़ा आपको चीज़ों के अंदर। एंड आई थिंक जो आपके शौक भी थे, आई थिंक उसकी वजह से आप उनको जो है तराश पाए और आगे जाते हुए चीज़ें और अच्छी होती गई। तो यूसुफ साहब, आप फैसलाबाद आपने मेंशन किया कि जब सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद के अंदर बना, तो उस हवाले से बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस था जब फैसलाबाद में सुपीरियर कॉलेजेस स्टार्ट किए गए, कैसा लगा पहले दफ़ा फैसलाबाद आके? जो पहला आपका बैच था, आई थिंक सबसे पहला जो बैच होता है टीचर्स के लिए यूजुअली बहुत मेमोरेबल रहते हैं, तो उस हवाले से बताइए। बिल्कुल जी, 2007 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उस वक्त एक कैंपस होता था हमारा पीपल्स कॉलोनी जड़ावाला रोड पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला बढ़ता गया। फैसलाबाद में अब 4 कैंपस हैं और फिर जब और सिलसिला बढ़ा एजुकेशन का, कॉलेजेस का, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ख़ास तौर पे,
तो रीजन्स बना दिए गए। तो फैसलाबाद रीजन इस वक्त सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सबसे बड़ा रीजन है जिसको मैं देखता हूँ। और इस रीजन में 20 शहरों में कुछ 24 से ज़्यादा कैंपस हैं, क्योंकि फैसलाबाद में ही 4 कैंपस हैं। कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा भी कैंपस हैं। तो पूरे रीजन को भी देख रहा हूँ। और स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स जी माशाल्लाह बड़े बड़े हमारे पास शाइनिंग स्टार आए। जिस तरह उसकी एक एग्जांपल हन्नान बैठा है। अभी आपने प्रोग्राम के आगाज़ पे बात की थी पैशन की। पैशन को मैं अगर डिफाइन करूं उससे 2 लफ्ज़ों में, इंतहाई शौक। जिनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होती है ना, एक शौक होता है जो उन्हें सोने नहीं देता, तो वो यकीनन वो बच्चे कुछ बन भी जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। होता यह है कि जब वो मिलने आते हैं ना, वो हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है। वो फीलिंग्स वो शायद अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वो ऐसा लगता है जैसे हम हैं। यकीन कीजिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स मिलने आते हैं, इंजीनियर्स मिलने आते हैं, कुछ स्टूडेंट मुल्क से बाहर हैं, जब वो पाकिस्तान आए तो मिलने आते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं, 1-2 जो बाहर हैं मुल्क से और माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, तो जब आते हैं तो 1-2 ने तो मुझे ये भी कहा कि सर वो आपके 1-2 थप्पड़ भी काम आ गए थे, वरना शायद हम इस ट्रैक पे ना आते। इसका मकसद ये नहीं है स्टूडेंट को थप्पड़ मार के राह रास्त पे लाया जाए, लेकिन ये उन स्टूडेंट का एक थैंक्स कहने का एक अंदाज ये भी हमें नजर आया। तो ये सारी चीजें नजर आती हैं और ये हमारी, यही असल में हमारा मुनाफा है, यही असल में हमारा रिटर्न है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं। सर आपका इल्मो अदब से बड़ा ताल्लुक रहा है, और बुक रीडिंग हो या दीगर चीज़ें हो, मैंने आपको इन चीज़ों में काफ़ी आगे देखा। तो मौजूदा दौर को मद्देनजर रखते हुए कोई शायरी, कोई नज़म, कोई गज़ल या रोमांटिसिज्म की भी अगर बात कर लें, उस हवाले से भी थोड़ा सा अगर आप कुछ भी सुनाना चाहें हमें। मैंने जी ये एक नज़म कश्मीर पे लिखी थी माशाअल्लाह, जो फ़लस्तीन पे भी काफ़ी हद तक, कश्मीर और फ़लस्तीन इस वक्त आपको पता है कि गैर मुस्लिम जो ताकतें हैं उनके जुल्म का शिकार हैं। एक छोटी सी नज़म है मेरी ही लिखी हुई, तो वो मौका भी है। वो नज़म ये थी कश्मीर पे, दुनिया की बहारों से दूर जुल्म की ऐसी बस्ती है, दुनिया की बहारों से दूर जुल्म की ऐसी बस्ती है, जिंदगी जहां पर महंगी और मौत वहां पर सस्ती है। वाह 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 वाह। जिंदगी जहां पर महंगी और मौत वहां पर सस्ती है, जिंदगी जहां पर रोती और मौत वहां पर हंसती है। आज इस दुनिया से कश्मीर की एक बेटी ये कहती है, जब उसके सर से चादर उठ जाए क्या ये दुनिया सोती रहती है। क्या बात, क्या बात है, ये ही कश्मीर के हवाले से लिखी थी। बहुत खूब जनाब। और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ आप मजीद इस तरह की जो चीजें हैं, शायरी हैं, वो लिखें और बहुत सारे लोगों के लिए मशवरा भी और भी चीजें हमें हनान के बारे में, हनान के कॉलेज टाइम के बारे में पता चले। तो ये बहुत अच्छा रहा आज का। हाँ, बिल्कुल, और अच्छा। यूसुफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने मेरे सेगमेंट में ज्वाइन किया। साथ ही साथ जहांगीर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। मैं पहले कहने वाली थी लेकिन मैं काला जोड़ा किसी की फरमाइश पे तो चले जी, अब मैं शुक्रिया अदा कर देती हूँ जहांगीर का भी, साथ साथ यूसुफ साहब का भी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।